आज फिर से मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती, मुझे लगता कोई अजीब सी नजरें हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आता था। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था, जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें गड़ी हुई है, जो मुझे देख रही है। मैं कोई वहमी किस्म की औरत ना थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी। कहीं कुछ भी मुझे नजर नहीं आया था। मैं जैसे ही नहाने जाती, जल्द ही बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं किसी दिमागी बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्दी से शावर लिया था और फटाफट से कपड़े बदल कर वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि मैं किसी की नजरों में हूँ या मुझे कोई देख रहा है। और इस बात की वजह से मैं इस कदर परेशान थी कि शायद लफ्जों में अपनी परेशानी को बता नहीं सकती थी। ना तो मैं कोई जवान खूबसूरत हसीन लड़की थी कि मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम सिर्फ दो ही शख्स थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे पति के देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकान थी और इसी किराए से हमारा गुजारा हो रहा था। अब तो मेरा बेटा भी नौकरी करने लगा था। वो सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। फिर ये कौन सी नजरें थी जो हर वक्त मेरा दीदार करती थी। मुझे लगता कि जैसे मैं किसी के नजरों के जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है और जब ये नजरें वॉशरूम में मुझ पर उठती है तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती है। मैं अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था। और ये कैसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी इसका जिक्र नहीं कर सकती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसे लेता। शाम को जब मेरा बेटा करण ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी। जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हैं, इसकी आवाज पर मैं चौंक गई थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती जिस बात का मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया मुझसे उखड़ा ही रहता था। मैं इसे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को करण को दूध का गिलास इसके कमरे में देने गई तो वो अपने लैपटॉप में इस कदर बिजी था, मेरे आने का उसे पता तक नहीं चला था। मैं इसके पास आई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, इसके लैपटॉप पर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी कि फौरन ही करण ने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाजे को बजाया क्यों नहीं? मैं एकदम ही घबरा सी गई थी। मैंने माना ये मेरी गलती थी, मुझे दरवाजा बजा कर आना चाहिए था, लेकिन वो मेरा बेटा था, इसलिए मैं यूं ही चली आई। लेकिन यह नहीं जानती थी कि ये सब कुछ बहरहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अगला ख्याल जो आया उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया था। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग फिर से सोचने पर मजबूर हुआ था। मेरी आंखों से तकलीफ के आंसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसे सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता है। लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक दिन मैं सहन में धुले हुए कपड़े फहरा रही थी कि जब सामने घर की छत पर से मुझे लगा कि किसी कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलट कर देखा, किसी की परछाई सी नजर आई, जैसे वहां कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी, ऐसा लगा कोई वहां से एकदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत मुझे उस वक्त खाली नजर आ रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा था और किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे और जब से मैं इस घर में आई थी, मैं परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर वक्त ये महसूस होता कि मैं किसी की नजरों में हूँ और कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। आसपास के मोहल्ले में मैं अभी तक किसी से मिल नहीं पाई थी। कुछ मेरा नेचर भी अलग अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक्की मिजाज का था। मोहल्ले में आते ही इसने मुझे कहा था कि आपको ज्यादा मोहल्ले में मेलझोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर पर ही रहिएगा। करण मेरा सौतेला बेटा था
बहुत कम उम्र में ही मेरे बाप ने मेरी शादी करण के बाप से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। करण के पापा मुझसे 20 या 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे कि पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में विधवा भी हो गई थी। पति के देहांत को अभी 12 साल गुजर गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, और ये वजह थी कि करण मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था, मुझे हल्के कलर के कपड़े बनाकर देता था, कहता था कि आप मेरे बाप की विधवा हैं, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हैं। मैंने बिल्कुल सादा हुलिया अपना लिया था। हर वक्त जब भी करण घर पर आता, घर को एक अजीब नजरों से देखता, जैसे कि इसके पीछे से मैंने घर में किसी को बुलाया हो। चारों तरफ शहर में नजरें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं पूछती तो कहता कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करे। मैं नहीं जानती थी किसके साथ क्या मसला था, लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था। बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे ही बेटा समझा था, इसलिए खामोशी से इसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि करण के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा ना था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और ऊपर से बेटा भी शक की मिजाज का था। अभी मैं ये मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीबत आ गई थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी ली थी। कहीं यही शख्स तो मुझे वॉशरूम में। मेरे दिमाग में आने वाली इस नई सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था, ना कोई ऐसा सुराग कि कोई झांक सके। जो भी था, लेकिन यूं किसी का छत पर छुपकर मुझे देखना भी एक गलत ही हरकत थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उस वक्त किचन में खाना बनाने में बिजी थी, क्योंकि करण के ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा शायद वे आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक 28 साल नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन करण की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसके हाथ में बिरयानी की प्लेट थी। कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ, आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए माँ ने कहा कि पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी दे आओ। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वो अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरत में आ गया। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दें। आप मुझसे बस कुछ ही साल तो बड़ी होंगी, इसलिए मुझे बेटा बेटा मत कहे। इसकी बात सुनकर तो मैं इसे हैरत से देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी ही उम्र का है। ये बात सुनकर इसने पूरी आंखें फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वो लड़का आपका बेटा है? मैं तो समझा कि आपका छोटा भाई है। ये कहकर वे बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो इसे देखती ही रह गई थी। करण के आने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था। बड़ा खुले मिजाज का लड़का था। कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। इस बात पर उसने अपनी दोनों भवें ऊपर की थी। कहने लगा कि नहीं जी, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है। मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा। यकीनन वह भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं इसके इस तरह के ऐसे अंदाज पर गुस्सा करती, कहने लगा, चले नाम न बताए, एक कप चाय ही पिला दे, पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं। ये कह के वो सहन पर रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई। जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं करण आ गया तो न जाने किस नजरों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा। वह खाली घर को भी यूं देखता है जैसे कोई घर में छिपा बैठा हो। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मुझे जरा किचन में काम है। ये कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि करण किसी वक्त भी पहुंचने वाला था और मैं इस लड़के से ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया। कहने लगा, चाय भी आपकी तरह बहुत ही मीठी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलने आऊंगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। ये कहकर वो घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाजा भी जाते हुए बंद कर गया। मैं तो इसकी बातें सुनकर चकरा कर रह गई थी। अभी मैं इस लड़की की बातों के बारे में सोच ही रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक हुई थी। मैं तो बुरी तरह से कांप गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पूछने लगी कि कौन है। करण की बड़ी गुस्से वाली आवाज मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाजा खोलें, मैं हूँ।
दरवाजा खुला तो बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा घर से बाहर कौन निकल रहा था। करण की आंखें इस वक्त न जाने किस वजह से लाल थी। वो बहुत ही गुस्से में था। मेरी जुबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ाई थी। मैंने कहा कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ के दरवाजा खोला था आपने? क्या एक बात आपको समझ नहीं आती? यहाँ कोई भी आए आप दरवाजा नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी। कोई जरूरत नहीं है पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगा कर जाऊंगा कल से। ये कहते ही वो सीधा अपने कमरे में गुस्से में चला गया। अपने कमरे का दरवाजा भी बड़ी जोर से उसने बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं करण की मां ना हूँ, उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। वो मुझे सांस भी मेरी मर्जी से लेने नहीं देता था। बहरहाल मैंने खाना गर्म किया और करण के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी वह मुझसे बार बार इसी लड़के के बारे में पूछता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देख लूं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। इसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर के बातें करूं और आप इतने हल्के रंग ना पहना करें। अगर आप नीले रंग के कपड़े पहने तो आप पर बहुत जचेंगे, जैसा कि आपने इस दिन सहन में पहना था। ये मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। वाकई कोई था जो मुझे देखता था। देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे जिनकी छतें हमारे घर से ऊंची थी और साफ साफ दिखाई देता था, और मेरा किचन सहन में ही था, इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त सहन में ही गुजरता था। लेकिन जो नजरें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उठती हुई महसूस होती थी, वो मुझे जीते जी मारती थी। मैंने फौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं इसी वक्त पसीने से तर हो चुकी थी। मुझ पर अजीबोगरीब सी घबराहट छाने लगी थी। कौन था जो मेरी जिंदगी में और जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी जिंदगी कभी भी खुशी में नहीं गुजारी थी। करण के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के, और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र भी थी और वो मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर वक्त उनके शक का निशाना बनी रहती। उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों से चक्कर चला लूंगी। मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन उन्हें यकीन आता ही नहीं था। वो हर वक्त मेरे साथ किसी साए की तरह रहते थे, और जब वो बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद करण के नाम कर दी, और इसके कान में बस यही भरते रहे कि इस औरत का ख्याल रखना, इसे कभी घर की मलकियत न देना, इसे पाई पाई से मोहताज रखना, कहीं ये भाग न जाए। ये खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ सारी जिंदगी ये मेरे नाम पर ही गुजारे, सारी जिंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरह भरे थे, और वही जहर अब करण मेरे साथ उगलता रहता था। इसने कभी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं बस इसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। मैं चिल्लाती हुई सहन में आ गई। जैसे ही मेरी चीखें तेज हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फौरन से नीचे उतरा और अपने घर की दीवार लांग कर मेरे घर में आ गया। इसने फौरन से मेरा जलता दुपट्टा दूर फेंका, वरना मैं शायद बुरी तरह से जल जाती। मैं उस वक्त बहुत घबराई हुई थी। इस नौजवान ने फौरन से सामने रस्सी पर पड़ी चादर उतार कर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अचानक उसी वक्त मेरे घर का दरवाजा खुला। सामने करण था। इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरबान पकड़ लिया और इससे गुस्से से पूछने लगा, कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैंने कहा, करण इसका गिरबान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे को आग लग गई थी, हालांकि अभी भी सहन में गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर इसने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा। कहने लगा, तुम चुप रहो समझी, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ बनाना। मुझे ये कहकर इस लड़के का गिरबान पकड़ते हुए झिंझोड़ने लगा। कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, मैं वह कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, करण तुम गलत समझ रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो? मैं रोने लगी। इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरबान करण से छुड़वाया। कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। उनका दुपट्टा जल रहा था, उनको आग लग सकती थी, मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है? अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा। करण इस लड़के से कहने लगा था कि क्यों, क्या ये तुम्हारी माँ लगती है? क्यों आए थे यहाँ इन्हें बचाने? दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी?
यह सुनकर मैं हैरत से करण की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं जीऊं या मर जाऊं। वो लड़का कहने लगा कि ये मेरी कुछ भी है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं जरूर उन्हें बचाने आऊंगा। तुमसे जो होता है कर लो। ये कहना था कि करण ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था। दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे। ये देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वो लड़का करण को घूरता हुआ दरवाजे से जाने की बजाय इसी दीवार को लांग कर वापस गया था। ये देखकर करण बड़े अजीब अंदाज से मेरे पास आया, मेरी दोनों बाजू पकड़ ली और कहने लगा, तो यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को? फिर कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, इसी सहन में तुम्हें मार कर दफना दूंगा, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूंगा। वो तो जैसे सारी तमीज ही भूल गया था। इसके बाद करण घर के बाहर ताला लगा कर जाने लगा। इसने बराबर घर की दीवार पर करंट की वायर लगवा दी थी ताकि कोई भी घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ के रह गए थे। इस मैसेज पर लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब तक मैं शक ही समझ रही थी कि शायद ये मेरा वहम है कि कोई वॉशरूम से मुझे देखता है, लेकिन ये सच था, मेरा वहम नहीं था। कौन था वह शख्स? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने इसकी मिन्नत की कि वो एक रात मेरे पास रुक जाए, मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वो मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई, करण के आने का वक्त हुआ तो मैंने नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि करण को इस बात का पता लगे कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने करण को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे झांकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा ना था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर उड़ाई और उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वह वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ था। मेरे कमरे का दरवाजा बड़ी आहिस्ता से खुला था। एक शख्स खुद पर कोई शॉल ओढ़े मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से हॉल से वॉशरूम के अंदर से झांकने लगा। मैं फौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे से इस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वो शख्स मुझे अंधेरे में नजर तो नहीं आ रहा था, मगर वो मुझसे अपने आप को छुड़वा रहा था। शोर की आवाज से करण मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, नौकरानी भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरा पहला पति था, जिससे मेरी बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि इसने किसी और से शादी कर ली है और मुझे तलाक दे दी थी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई। वो बताने लगा कि इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने शादी कर ली थी और मुझसे तलाक लेकर चला गया था। लेकिन शादी के चंद साल बाद ही इस लड़की की मृत्यु हो गई और इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है, लेकिन इसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो इसे अफसोस होने लगा। वो मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार करण से भी बात कर चुका था, लेकिन करण नहीं माना। इसलिए इसने अपने बेटे को हमारे घर भेजना चाहा, लेकिन करण की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी मैं नहाने जाती थी, दरवाजे बंद होने की आवाज उसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी और वो दीवार लांघ कर मेरे घर आ जाता था। पहले ये देखता कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी, फिर वो मेरे मोबाइल को खोलकर इसमें से मेरा नंबर लेने लगता कि मुझसे बात कर सके। ये सब सुनकर इस शख्स ने करण की मिन्नत की कि वो मेरे साथ जुल्म ना करे और मेरी शादी इससे करवा दे। पहले तो करण नहीं माना, लेकिन बाद में इसने खुद मेरी शादी उस शख्स से करवा दी। धन्यवाद दोस्तों।